कैंसर पेशेंट के साथ हमारी सोसाइटी का रोल और फैमिलीज का रोल कैसा होता है? सपोर्ट इमोशनली है कि इमोशनली वी आर विद यू, उसका जो रिकवरी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और इसके अलावा वो अंदर से सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करता है कि देयर इज समवन विद मी इन माय डिफिकल्ट टाइम्स। अच्छा, सोसाइटी को कैंसर पेशेंट के लिए क्या नहीं करना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ जो प्रैक्टिस करनी है वो है बी अंडरस्टैंडिंग, कि वो जिस भी फेज से गुजर रही है आप उसको एक्सेप्ट करें, पर्सनली किसी चीज़ को ना लें। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइए कि वो लोग जो इलाज तो करवाना चाहते हैं लेकिन उनके पास रुपए नहीं है। जब भी आपके नॉलेज में ऐसी कोई भी चीज़ आए कि यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा है, आप वहाँ पर जाएं और अपना डायग्नोसिस करवाएं। मुस्कुराना सीखें, इसको आदत बनाएं, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ चॉइस एंड हैप्पी पर्सन मेक्स ए हैप्पी सोसाइटी। अस्सलाम वालेकुम नादी, एक कप चाय चढ़ा दे निशा के साथ मैं हाजिर हूँ और हमारा कैंसर के ऊपर एक सीरीज चल रही है। उसी के हवाले से आज हमारा लास्ट प्रोग्राम है कैंसर के ऊपर और डॉक्टर गुशवत राशिद साहिबा हमारे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। कैंसर पेशेंट के साथ हमारी सोसाइटी का रोल और फैमिलीज का रोल कैसा होता है और उनको अपने रोज के हवाले से किस हद तक जो है उनको सपोर्ट करनी, इस हवाले से आप क्या पी? आई विल बिगिन विद द रोल ऑफ फैमिली। ठीक है। हम लोगों ने पिछले एपिसोड्स में बड़ा फ्रीक्वेंटली डिस्कस किया कि कितना पेनफुल है कैंसर की पूरी जर्नी, और इसका ट्रीटमेंट तक कितना इमोशनल रोल लेता है एक विशेषज्ञ पर। सो फैमिली का रोल इसमें बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि जब एक इंसान जो किसी मुश्किल में है और उसके घर वाले उसको सपोर्ट दें, सपोर्ट इमोशनली है कि इमोशनली वी आर विद यू, उसका जो रिकवरी रेट है वो इंक्रीज हो जाता है और इसके अलावा वो अंदर से सेटिस्फाइड और हैप्पी फील करता है कि देयर इज समवन विद मी इन माय डिफिकल्ट टाइम्स। ठीक है। दूसरी चीज आती है सोसाइटी की, और सोसाइटी के लिए मैं दो चीजें कहूंगी। एक होती है इमोशनल सपोर्ट, एक होता है रिस्पेक्टिंग बाउंड्रीज। समटाइम्स हम इमोशनल सपोर्ट में वो जो एक बड़ी बड़ी बाउंड्री है ना, टू यू नो रिस्पेक्ट अदर पर्सन्स प्राइवेसी, हम उसको क्रॉस कर जाते हैं। ओके। सो सोसाइटी के लिए जो सबसे क्रिटिकल रोल है दैट दे नो कि उनका इमोशनल सपोर्ट उस एक्सटेंड तक हो कि आप उस फैमिली की जो जर्नी है या हीलिंग जर्नी है या उसमें जो उसकी प्राइवेसी है उसको इम्पैक्ट ना कर रहे हो। सही। अच्छा, सोसाइटी को कैंसर पेशेंट के लिए क्या नहीं करना चाहिए? हालांकि वो कर तो उनको सपोर्ट रहे होते, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि उनकी क्या प्रॉब्लम चल रही। तो इस हवाले से क्या कहिए आप? आपका ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ पर सोसाइटी को एक चीज़ जो समझने की ज़रूरत है हम लोगों को, कि जिस भी घर में ऐसा पेशेंट है और वो उसको उसके केयर गिवर्स हैं, वो लोग ऑलरेडी साइकोलॉजिकली और इमोशनली बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन में हैं। और हो सकता है कि उनका रवैया आपके साथ कुछ मोमेंट्स में सख्त हो, क्योंकि वो सोशल जो हमारी रिक्वायरमेंट्स है उसको फुलफिल ना कर सक रहे हो, या सोशल मोडेस्टी जो है वो भी ना प्रैक्टिस कर सक रहे हो। तो आपने यहाँ पर एक तो अपना दिल बड़ा रखना है कि अगर उनसे कोई ऊंच नीच हो तो आप उसको दरगुजर कर दें। दूसरा, अगर आपने हमको कुछ सपोर्ट देनी है, आस्क में, क्योंकि समटाइम्स हम ये बिलीव करते हैं कि अगर किसी बंदे ने हमसे नहीं पूछा और हम खुद ही कर दें तो हम ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। हो सकता है वो हिचकिचा रहा हो। यस, दिस इज द केस, समटाइम्स लोग हिचकिचाते हैं, बट आप उनसे फिर भी पूछें। और अगर वो बंदा आपको कह रहा है कि नो, रिस्पेक्ट दैट। हो सकता है वो एकदम किसी और ट्रबल में हो, अब उसको फेस कर रहे हो, और आपकी वो हेल्प जो आपकी तरफ से तो नेक नियति है, उनके रास्ते में कोई रुकावट बन रही हो। सो आपको सबसे बड़ी चीज़ जो प्रैक्टिस करनी है वो है बी अंडरस्टैंडिंग, कि वो जिस भी फेज से गुजर रही है आप उसको एक्सेप्ट करें, पर्सनली किसी चीज़ को ना लें। इसके अलावा हम एक माशरे में हैं और यूजुअली बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं
जिसमें आप उनको सपोर्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज उनको कोई ग्रोसरी चाहिए, वो जा रही है और आपको जाते-जाते उनसे मतलब आप उनसे मिल रहे हैं या आपको नज़र आए, यू कैन आस्क देम दैट आई एम गोइंग टू मार्केट, डू यू वांट सम ग्रोसरी? यू कैन डू दैट। छोटे-छोटे बिल पेमेंट्स हैं, आप उनसे पैसे लें, वो जाके भर दें, उनको लाइन में क्यों में नहीं खड़ा होना पड़ेगा। सिमिलरली अगर आपको ये लगे कि दे नीड बिकॉज़ कैंसर पेशेंट के साथ जो भी फैमिली है, सबसे बड़ा इश्यू जो उनको आता है वो ये है कि पेशेंट को बार-बार हॉस्पिटल लेकर जाना होता है और समटाइम्स इफ द पेशेंट इज़ नॉट इन ए सिटी, वो किसी बड़े शहर में नहीं है और किसी रिमोट एरिया से आ रहे हैं, तो उसका ट्रैवल टाइम बहुत ज़्यादा है। आप ऑलमोस्ट ट्रैवलिंग के दौरान उनके पीछे उनके घर का ख्याल रख के या जब वो वापस आए हैं, उस वक़्त उनको सपोर्ट करिए, उनकी हेल्प कर सकते हैं। सही। अच्छा, सपोर्ट का खूब हम वर्ड बहुत यूज़ कर रहे हैं। तो क्या ये सपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट है, इमोशनल है, सोशल है, क्या है? प्रैक्टिकली हमें किन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए? हर कोई फाइनेंशियल सपोर्ट को ज़रूरत आ जाती है। नॉट एवरीबॉडी लाइक टू गो एट दैट पाथ। लेकिन आप बेस्ट जो कर सकते हैं वो उनके लिए सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट उनको प्रोवाइड कर सकते हैं और जो भी उनका जर्नी है उसमें उनके साथ रहिए, उनके लिए बर्डन ना बनिए और जो भी आपके अल्फाज का इस्तेमाल है वो इतना नरम रखें कि वो उनको चुभे ना, क्योंकि समटाइम्स हम अपने भोलेपन में कोई बात इस तरीके की कर देते हैं जो उस सिचुएशन में वो ऑलरेडी बहुत सेंसिटिव है, उनके दिलों को जाकर लगे। तो आपको इन चीज़ों का छोटा-छोटा एहतियात करना है क्योंकि छोटी-छोटी बातें होती हैं और अगर आपको वो माशरे से वो सपोर्ट मिल जाए, तो आप वैसे ही सपोर्टेड और इमोशनली स्ट्रॉन्ग फ़ील करने हैं उस मुश्किल टाइम के। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ है कि हम लोग बाज़ औक़ात जो इमोशनल सपोर्ट कर रहा होता है, वो खुद ही इमोशनल हो जाता है। तो उस सिचुएशन में ये करना चाहिए। उस सिचुएशन में आप डिसस्ड ओके। the reason is another person is already going through a situation and they need and they need time in healing. उसमें अगर आप खुद ही इतना इमोशनल हो गए हैं कि वो अपनी हीलिंग जर्नी पर फोकस करेंगे या वो आपके इमोशंस के ऊपर फोकस करेंगे, तो वो जो हम लोगों ने बोला, आपने पूछा कि क्या नहीं करना चाहिए, ये उनमें से चीज़ है कि आपने ये नहीं करना। और समटाइम सपोर्ट का मतलब ये भी है जस्ट टू शो अप, आपने कुछ नहीं करना, जस्ट बी देयर एंड टेल देम वी आर विद यू इन योर डिफिकल्ट टाइम। और हम लोगों का जो मज़हब है वो भी हमें यही चीज़ सिखाता है। हमारा मस्जिदों का कॉन्सेप्ट में यही है कि जुम्मा के बाद जब सब इकट्ठे हों, नमाज के बाद जब सब इकट्ठे हों, इवन इफ समवन इज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम, एवरीबॉडी इज देयर टू शो अप। तो शो का कॉन्सेप्ट, ये हम इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें और जो भी इस वक्त से गुजर रहा हो, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी देयर फॉर दैट पर्सन। अच्छा डॉक्टर साहिबा, ये बताइए कि वो लोग जो इलाज तो करवाना चाहते हैं, लेकिन उनके पास रुपए नहीं है, उनके पास पैसे नहीं या उनके पास वो वसाइल नहीं, तो वो लोग क्या करें? और किस तरह से वो इस अपने इलाज को कंटिन्यू रख सकते हैं और इस बीमारी से छुटकारा हासिल कर सकते हैं? बहुत अहम सवाल है ये। सबसे पहले वो लोग जिनको लगता है कि वो कैंसर के रिस्क के ऊपर है, लेकिन वो डायग्नोसिस के लिए कुछ नहीं कर सकते, या जो फ्रीक्वेंट डायग्नोसिस के लिए जाना चाहते हैं लेकिन अफोर्ड नहीं कर सकते। अ, बहुत सारे शहरों में बहुत सारी एनजीओज हैं जो कि फ्री डायग्नोस्टिक कैंप्स लगाती हैं। मेरा आप उन सबको रिकमेंडेशन है कि जब भी आपके नॉलेज में ऐसी कोई भी चीज़ आए कि यहाँ पर मेडिकल कैंप लगा है, आप वहाँ पर जाएं और अपना डायग्नोसिस करवाएं। मेरी नज़र में बहुत सारे केसेस हैं कि समटाइम्स खवातीन हद से खेलकर शुगर में ही मेडिकल कैंप में अपने डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने के लिए चली गई और उनको ब्रेस्ट कैंसर डिटेक्ट हो गया और बहुत अर्ली स्टेज पे पता चला और उनकी जान बच गई। नाउ दे आर लिविंग द वेरी हैप्पी लाइफ। इसी तरह वो वाले लोग जो ट्रीटमेंट के लिए तो जाते हैं लेकिन उनके पास ट्रीटमेंट कंटिन्यू करने के पैसे नहीं हैं। बहुत सारे ट्रस्ट हॉस्पिटल्स हैं, उसमें एक कैंसर केयर ट्रस्ट हॉस्पिटल है और लाहौर में शौकत खाना, इन दोनों के अंदर ये ट्रस्ट है। अगर आप इसे रिक्वेस्ट करें, इनके अपने प्रोसीजर्स हैं, आप वहाँ पर तो ये पेशेंट्स को फैसिलिटेट करते हैं। इसी तरह और बहुत सारे दूसरे हॉस्पिटल्स हैं, ट्रस्ट हॉस्पिटल्स के फाइनेंशियल सपोर्ट
दी जाती है उन लोगों को जो अफोर्ड नहीं कर सकते। तो हिम्मत हारने से बेहतर है कि आप उन जगहों के ऊपर जाएँ, उन एनजीओज़ को कॉन्टैक्ट करें और आप अपनी वो सपोर्ट दें। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि एक दफ़ा अगर आपका ट्रीटमेंट का रिजीम स्टार्ट हो गया है, उसको रोकना नहीं है। किसी भी तरह उसको मुकम्मल करें, क्योंकि पैसा आनी-जानी चीज़ है। सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी सेहत, आपकी ज़िंदगी। एक दफ़ा सेहत और ज़िंदगी आपके पास है, तो जितने भी पैसे हैं आप उसको माशरे में दोबारा रिटर्न कर सकते हैं। और जब ट्रीटमेंट ख़त्म हो जाए और आपका फ़िज़िशियन आपको कहे कि आपने अगले 6 माह तक हर महीने फ़ॉलो-अप करना है, अगले 2 साल तक फ़ॉलो-अप करना है, तो फ़ॉलो-अप्स को कंटिन्यू रखें। और आखिर में मैं ये कहूँगा डॉक्टर कि मैं अच्छी एक सीरीज कैंसर के ऊपर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम कर चुके हैं और ये हमारा लास्ट प्रोग्राम। मैं चाहूँगा कि आप ऑडियंस को कोई ऐसा मैसेज जो वो अपने, वो कहा जाता है ना, पल्लू से बांध ले, सही है, और स्पेशली उन फिजिशियंस के लिए जो उन कैंसर पेशेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, कि उन फैमिली मेंबर्स के लिए जो डेडिकेट कर दिए जाते हैं काबिज की तरफ से, उनके हवाले से, और आम जनरल आवाम जो कैंसर पेशेंट की फ्रेंड है या जो उसके इर्द गिर्द रहते हैं, उन लोगों के लिए कोई खास पैगाम जो है वो मैं चाहूँगा कि वो आप ज़रूर दें। मैं हर बंदे को एक चीज़ अपने इर्द-गिर्द तबलीग करती हूँ इस चीज़ की, पॉज़िटिव माइंडसेट बनाएँ। पॉज़िटिव थिंकिंग आपको बहुत सारे मसले जो आप फेस कर रहे हैं, उससे भी निकालेगी, और जो आपको लगता है कि आप फेस कर सकते हैं, उसमें बढ़ने ही नहीं देगी। सो सबसे पहले पॉज़िटिव थिंकिंग लेकर आएँ। जितने नेगेटिव इमोशंस हैं, जिसमें आपकी जेलसी, अननेसेसरी स्ट्रेस और ओवरथिंकिंग, इन सब को जितना अवॉइड कर सकते हैं आप इसको अवॉइड करें। और लास्टली, खुश रहने की आदत बनाएं। हम लोगों को जनरली एक आदत है कि हम लोग दुखी रहना पसंद करते हैं, या शायद ये हम लोगों का मीडिया का इतना असर है कि हम लोग उस इमोशन में कंफर्टेबल रहते हैं। मुस्कुराना सीखिए, इसको आदत बनाएं, बिकॉज हैप्पीनेस इज अ चॉइस एंड हैप्पी पर्सन मेक्स ए हैप्पी सोसाइटी। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। बिल्कुल इसी पैगाम के साथ मुस्कुराएं, खुद भी और लोगों के लिए भी मुस्कुराहटें बखेरें, अपने लिए भी आसानी पैदा करें और लोगों के लिए भी आसानी पैदा करें। देखिए ये उस वक्त ही मुमकिन है कि आप अच्छा और मुस्बत सोचेंगे, तभी ये काम चल सकता है। और आखिर में मैं फिर ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमारी कैंसर के ऊपर अवेयरनेस सीरीज़ जो हमने चलाई है, इसके हवाले से अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए। एक कप चाय जवाद अली शाह के साथ इस पॉडकास्ट को लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के साथ। शुक्रिया।